हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और अपना जो अध्ययन है उसमें व्यस्त होंगे। तो चलिए अपन अध्ययन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा चल रहा था जल परिवहन। पिछली क्लास में हमने इसी जल परिवहन के अंतर्गत, महासागरीय जल परिवहन के अंतर्गत स्वेज नहर का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे पनामा नहर का। तो देखिए, ये मैंने वर्ल्ड मैप के माध्यम से पनामा नहर को समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए, पनामा नहर है कहाँ? ये देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये लाल से हमने दिखा रखा है, यहां स्थित है पनामा नहर। अब देखिए, पनामा नहर का ये वाला छोर, अटलांटिक महासागर की तरफ वाला जो छोर है उसे कहा जाता है कोलोन, या यूं कहें कोलोन में स्थित है, और जो प्रशांत महासागर वाला भाग है वहां पनामा स्थित है। तो कोलोन को पनामा से जोड़ने वाली नहर है। दूसरा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो देखिए, जो पनामा नहर है वो किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। किससे जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब देखिए, पनामा नहर बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैश्विक व्यापार जगत के सामने जलीय परिवहन के रूप में पनामा नहर की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, यूरोपीय देश, यूरोप के जो व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध देश थे, दूसरी तरफ यूएसए, यूरोप, यूएसए, ये जो देश, यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी देश, इन देशों के साथ यूरोपीय महाद्वीपीय देश और यूएसए के पूर्वी अटलांटिक महासागर तटीय जो प्रदेश थे, वहां से व्यापार संपन्न यदि करना होता था तो देखिए, अब देखिए, यूरोप से इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, यहां से यदि व्यापार संपन्न करना है तो जलयान को यूं घूमते हुए यहां तक पहुंचना पड़ेगा। देखिए कितना लंबा रास्ता इसे तय करना पड़ रहा है। दूसरा, यूएसए का ये जो अटलांटिक महासागर में स्थित पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग से यूएसए के पश्चिमी भागों तक यदि जल परिवहन के माध्यम से व्यापार करना है तो उसे यहां से घूमकर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ चक्कर लगाकर यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो एक बहुत लंबी व्यापारिक यात्रा करनी पड़ रही थी। इसलिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जल परिवहन की उपयोगिता को देखते हुए इन देशों के दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना यहां से कट लगाया जाए और एक नहर बना दी जाए। उस नहर बनने के कारण ये जो अतिरिक्त परिवहन लागत और अतिरिक्त समय की बर्बादी हो रही है, इसे बचाया जा सकता है और डायरेक्ट यूरोप से यहां से होता हुआ जलयान पहुंच जाएगा इस भाग में। यूएसए के पूर्वी भाग से यहां से हुआ और यहां तक पहुंच गया। तो समझ पा रहे हैं आप इसकी उपयोगिता? कितना बड़ा जो अंतराल था परिवहन का, कितना बड़ा जो अंतराल था समय का, वो यहां से पूरा हो रहा है। अब क्या था, एक बहुत बड़ी समस्या थी नहर बनाने में। दूसरी तरफ हमने यहां पढ़ा था स्वेज नहर। स्वेज नहर को बनाने में कोई विशेष दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि स्वेज नहर का जो क्षेत्र था वो समतल भाग था। हमने स्वेज नहर को पढ़ते समय भी बात की थी कि फर्डिनेंड ने जब इसका खाका तैयार किया तो फटाफट नहर का निर्माण शुरू हो गया और लगभग 10 वर्षों में बनकर नहर भी तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि समतल भाग था और यहां पर पर्वतीय प्रदेश है। अब पर्वतीय प्रदेशों को काटकर नहर का निर्माण करना बड़ा ही दुष्कर कार्य था और लगभग 16वीं शताब्दी में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। अब देखिए, जैसे पर्वत है यूं,
यहां से, अब यहां अगर कोई जलयान है उसे जस्ट आगे बढ़ते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ना पड़ेगा, और ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए अब इस तरीके से नहर बनाना संभव नहीं था। जलयान यहां आए, जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसके साथ पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है, जैसे वो आगे बढ़ता है फिर ऊंचाई बढ़ जाती है, फिर ऊंचाई बढ़ जाती है, तो इस ऊंचाई के अनुसार तो नहर बनाना संभव नहीं था। दूसरी तरफ यूएसए जो व्यापारिक दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध देश है, उसके लिए इसकी उपयोगिता बहुत थी, क्योंकि वो अपने पूर्वी छोर के देश जो प्रदेश थे, औद्योगिक प्रदेश थे, व्यापारिक प्रदेश थे, जो नगरीय प्रदेश थे, उनका जल परिवहन के माध्यम से अपने पश्चिमी भाग के जो नगर थे, औद्योगिक प्रदेश थे, उनके साथ व्यापारिक संबंध रखना चाहता था। तो यूएसए ने इसको बनाने के लिए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और यूएसए ने क्या किया, यहाँ की लगभग 8 किलोमीटर की जो क्षेत्र था उसे खरीद लिया, और खरीदकर नहर निर्माण मंडल को दे दिया गया कि आप यहाँ एक नहर बनाइए, पनामा नहर के रूप में। अब क्या हुआ, इंजीनियर्स ने मिलकर एक लॉक सिस्टम, जल बंधक प्रणाली विकसित की, जिसके माध्यम से यहां पर नहर बनाना संभव हुआ। तो जो प्रक्रिया 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, उस नहर का निर्माण शुरू हो गया 1904 में। यूएसए के प्रयासों से 1904 में पनामा नहर का निर्माण प्रारंभ हो गया, और यह बनकर तैयार कब हो गया, 1914 में। 15 अगस्त 1914 को यह नहर व्यापार के लिए तैयार हो गई। अब देखो, अक्सर ये लॉक सिस्टम था क्या, देखिए मैं इसको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। ये पनामा नहर वहां छोटी थी, यहां हमने इसको बड़ा कर दिया, ये पनामा और ये कोलोन। अब देखिए, कोलोन से लेकर पनामा तक इसमें 3 लॉक सिस्टम बनाए गए। एक लॉक यहां बना दिया गया अटलांटिक महासागर वाले भाग में, एक यहां बना दिया गया मध्य वाले भाग में, और एक यहां बना दिया गया प्रशांत महासागर वाले भाग में। अब देखिए, इस नहर को बनाना बड़ा ही दुष्कर कार्य था, तो उस कार्य को व्यापारिक दृष्टि से लागत, जो व्यापारिक परिवहन लागत थी, उसको न्यूनतम करने के लिए प्रयास किया गया। देखिए कैसे, कोई भी जलयान यहां से आएगा, ये फाटक खुलेगा और जलयान को अंदर ले लिया जाएगा। अब जैसे ही जलयान यहां अंदर आएगा, ये वाला फाटक बंद कर दिया जाएगा, और यहां पर पानी को भरा जाएगा, जल भराव किया जाएगा। और जल कहां से आएगा, गातून झील से। जल कहां से, गातून झील से। और इस लोक का नाम है गातून लोक, गातून लोक। अब आप समझने का प्रयास करेंगे कि हमने बात की थी पर्वत की, कि यहां जो जलयान है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो हम इसको ऊपर कैसे उठाएं। इस लॉक सिस्टम का बनाने का तात्पर्य क्या था, अब इस जहाज के नीचे यदि पानी भर दिया जाए, यदि पानी भरा जाएगा तो जो जलयान था वो ऊपर उठ जाएगा, जलयान ऊपर उठ जाएगा। इस लॉक सिस्टम में भी वही है कि जैसे ही जलयान नीचा है, अगले आगे उसे प्रस्थान करने के लिए ऊपर उठाना है, तो उसके नीचे जल भर दिया गया। जल भरने के बाद वो ऊपर उठ के आगे तक जा सकता है। फिर इसमें गातून झील से जल भरा जाता था, फिर आगे वाले फाटक को खोला जाता था और जलयान आगे के लिए प्रस्थान कर जाता। ठीक वही सिस्टम आगे वाले में, फिर आगे इस गेट को खोला जाता, जलयान को अंदर लिया जाता, इसमें फिर जल भरा जाता, फिर जल भर के जो भी जलयान था उसको फिर ऊपर उठा दिया जाता, और फिर आगे वाले गेट को खोलकर आगे निकल जाता। तो पहला जो लॉक था गातून लॉक्स, और दूसरा लॉक था वो था हाइड्रोमिक्ट लॉक, और जो तीसरा लॉक था जो प्रशांत महासागर के तट पर था वो था मीरा फ्लोअर्स लॉक्स। तो इस प्रकार से यह जलबंधक प्रणाली के माध्यम से पनामा नहर बनकर तैयार हो गई। अब पनामा नहर बनकर तैयार हो गई
तो यहाँ यूएसए के जो देश थे, यूएसए के जो पूर्वी भाग के औद्योगिक प्रदेश थे, नगरीय प्रदेश थे, उनका व्यापार यहाँ से पश्चिमी प्रदेशों के साथ संपन्न होने लगा। यूरोप का व्यापार है वो भी इस नहर के माध्यम से संपन्न होने लगा। ये तो बात थी नहर की। अब जो नहर बनाई गई उसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो पनामा नहर है, इसकी लंबाई 82 किलोमीटर। कितनी? 82 किलोमीटर। दूसरी तरफ अपन ने स्वेज नहर की बात की थी, उसकी कितनी थी? 162 162 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी थी? 90 मीटर। दूसरी तरफ अपन ने स्वेज की बात की थी। ये दोनों को मैं एक साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि दोनों चीजें आपको याद रहें, आप आराम से उन्हें स्मरण कर सकें। गहराई कितनी थी? 10 मीटर। 10 नहीं 12 मीटर। और स्वेज की जो गहराई थी वो कितनी थी? 10 मीटर। तो इस प्रकार से पनामा नहर का निर्माण हुआ जिसने अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ दिया और इसके माध्यम से यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के जो व्यापारिक नगर थे, जो औद्योगिक प्रदेश थे, उनका जल परिवहन के माध्यम से व्यापार संपन्न होने लगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जल परिवहन लागत की दृष्टि से दुनिया का सबसे सस्ता परिवहन है, इसीलिए यह सारा प्रयास किया गया। अब इसके आसपास 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीदा किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो फिर इस पर अधिकार किसका रहा? लगभग 85 वर्षों तक। कब से लेकर? 1914 से लेकर 85 वर्षों तक इस पर किसका अधिकार रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका का। उसके बाद 1 जनवरी 2000 को इसका अधिकार क्षेत्र किसे दे दिया गया? पनामा देश को। एक छोटा सा देश है, उसे दे दिया गया कि भी 85 वर्षों तक इसका रखरखाव, मेंटेनेंस का कार्य हमने कर लिया। चूंकि ये संपूर्ण विश्व के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो अब आगे का इसका जो रखरखाव और मेंटेनेंस है वो पनामा के द्वारा किया जाएगा। और 1 जनवरी 2000 को इसका मालिकाना हक किसे दे दिया गया? पनामा को दे दिया गया। तो इस प्रकार से पनामा नहर का अध्ययन हमने किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी चीज, पनामा नहर और स्वेज नहर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है। वार्षिक परीक्षा में आपसे सिर्फ स्वेज नहर पूछा जाए, हो सकता है आपसे पनामा नहर पूछा जाए, और हो सकता है प्रश्न को थोड़ा बड़ा करने के लिए दोनों के साथ साथ इनका तुलनात्मक अध्ययन भी पूछ लिया जाए। तो हम लोग इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, या यूं कहें तुलनात्मक दृष्टि से दोनों का विभाजन करें तो दोनों में मुख्य चीजें कौन सी आती हैं। तो अपन देखते हैं पनामा और स्वेज को तुलनात्मक दृष्टि से। तो हाँ, तो बच्चों अब हम पनामा और स्वेज नहर का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो देखिए, हमने दोनों का अलग अलग अध्ययन किया। अलग अलग अध्ययन करने के लिए परीक्षा की दृष्टि से यदि हम इनका तुलनात्मक अध्ययन भी परीक्षा में प्रस्तुत करते हैं तो हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलने का मौका मिलता है। तो देखते हैं दोनों की स्थिति स्वेज नहर और पनामा नहर की स्थिति क्या है। तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। और दूसरी तरफ पनामा नहर है वो किसको जोड़ता है? वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आप लोग इसे अपने नोट्स में जब बनाओगे तब इसे बिल्कुल विस्तार से लिखोगे। मैंने तो यहाँ शॉर्ट लिख दिया, भूमध्य सागर और लाल सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ती है। लेकिन आपको अपने जो आप नोट्स बनाओगे उसमें इसे पूरा लिखना है। चलिए
अब देखिए ये कौन कौन से देशों में स्थित है। स्वेज नहर कौन से देश में स्थित है? आपको याद होगा, मिस्र में। और पनामा नहर पनामा में स्थित है। समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए इनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। तो स्वेज नहर की लंबाई कितनी? 162 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी? 60 मीटर और गहराई 10 मीटर। स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर, चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 10 मीटर। दूसरी तरफ पनामा नहर है, इसकी लंबाई कितनी? 82 किलोमीटर। फिर इसकी चौड़ाई कितनी? औसतन 90 मीटर। फिर इसकी गहराई कितनी? लगभग 12 मीटर। तो ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई के आधार पर इनका अध्ययन हो गया। अब देखिए निर्माण स्वेज नहर का कब हुआ और पनामा नहर का कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1859 ईस्वी में, और जो पूरा कब हो गया? 1869 में। याद होगा आपको, 1859 में प्रारंभ हुआ और पूर्ण कब हो गया? 1869 में। दूसरी तरफ पनामा नहर जो 1904 में बनना प्रारंभ हुई और 1904 से प्रारंभ होकर 1914 में बनकर तैयार हो गई। याद होगा आपको। चलिए, जल बंधक प्रणाली के आधार पर दोनों की तुलना। तो हम लोग जानते हैं स्वेज नहर जहां बनी है मिस्र में, वहां समतल भूमि है, और समतल भूमि है तो यहां जल बंधक प्रणाली की आवश्यकता होती ही नहीं। दूसरी तरफ जो पनामा नहर है, इसे जहां बनाया गया है वो प्रदेश कैसा है? पर्वतीय प्रदेश है, और पर्वतीय प्रदेश में जल बंधक प्रणाली के माध्यम से ही नहर में जलयान को आगे भेजा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ते समय अध्ययन किया था कि जल भराव के द्वारा जलयान को ऊपर उठाया जाता है, फिर जलयान आगे तक चला जाता है, आगे फिर ऊंचा भाग आता है, फिर जल भरा जाता है, जलयान को ऊपर उठा दिया जाता है और जलयान आगे चला जाता है। तो इसमें 6 जल बंधक तंत्र के द्वारा, 6 जल बंधक तंत्र के द्वारा कितने लॉक्स बनाए गए हैं? 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से परिवहन संपन्न होता है। कौन कौन से? गातून लॉक्स, पेड्रोमिक लॉक्स और तीसरा मीराफ्लोर्स लॉक्स। तो 6 जलबंधक तंत्र के माध्यम से 3 लॉक्स बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से परिवहन संपन्न होता है। आगे देखिए प्रभावित देश। कौन कौन से देश इनसे प्रभावित होते हैं? तो देखिए स्वेज नहर से प्रभावित होने वाले देश हमने मानचित्र के माध्यम से भी समझा था कि ये भूमध्य अटलांटिक महासागर के भाग, भूमध्य सागर को, हिंद महासागर के भाग, लाल सागर को जोड़ता है। तो सीधी सी बात है, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो देश हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं। कौन कौन से? यूरोप, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। समझ पा रहे होंगे आप। दूसरी तरफ पनामा नहर से जो सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके अतिरिक्त अफ्रीका महाद्वीप, यूरोपीय महाद्वीप के जो देश हैं वो इसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो इसमें यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों के देश मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये था स्वेज नहर और पनामा नहर का तुलनात्मक अध्ययन। तो
तो इस प्रकार से हमारा स्वेज नहर और पनामा नहर वाला जो टॉपिक है, जो वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो संपन्न होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसका अनुवर्त गति से अध्ययन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।